तो सौरभ का क्वेश्चन ये था कि जब हम आईएपी कॉन्फ़िगर स्क्रीन अब नहीं करते दिख रही सर आप? हैं। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी स्क्रीन आ जाए तो बता देना। कि जब हम आईएपी क्रिएट करते हैं, आईएपी में एक टनल बनती है। उस टनल के लिए एक आईपी होती है, फिक्स आईपी। अगर मेरे पास अभी यहाँ पे आईएपी में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कोई रिसोर्स नहीं, कुछ नहीं है। रीजन बिहाइंड कि यहाँ पे हमको कोई ना कोई रिसोर्स होना चाहिए। मेरे प्रोजेक्ट में अभी कोई रिसोर्स नहीं है। मैंने एक रिसोर्स क्रिएट कर लेना है, वेरी फर्स्ट थिंग। जैसे ही मैं रिसोर्स क्रिएट करूंगा, वो यहाँ पे शो करने लगेगा। लेकिन क्या स्टेप्स होते हैं आईएपी के लिए? आईएपी का स्टेप होता है पहला, कि मुझे कोई रिसोर्स क्रिएट करना है, जिस रिसोर्स पे मुझे यूजर को एक्सेस देना है, सपोज। तो एक तो रिसोर्स क्रिएट करेंगे, फिर आईएपी पे जाएंगे। आईएपी पे जाने के बाद क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए हम फायरवॉल रूल क्रिएट करेंगे। ठीक है। वो फायरवॉल रूल टैग बेस्ड होगा। उस टैग को हम जाके जब रिसोर्स हम क्रिएट करेंगे, तो एक ऑप्शन अप्लाई आता है करते हैं। नेटवर्किंग में, ये नेटवर्क टैग। यहाँ पे डालते हैं आई ए पी एफ डब्ल्यू, क्योंकि हमने इस नाम से बना रखा है, आई ए पी फायरवॉल रूल। तो ये हमने टैग लगा दिया। अगर ये टैग नहीं लगाएंगे तो ये आईएपी के थ्रू भी एक्सेस नहीं होगा। ठीक है। एक्सटर्नल आईपी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल आईपी अलाउ नहीं होता है। कि किस पब्लिक आईपी अगर अलाउ कर देंगे तो अटैकर्स के लिए भी इजी हो जाता है इन्वायरमेंट में आना, और सिक्योरिटीज भी कम हो जाती है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाओगे तो एक्सटर्नल आईपी अलाउ नहीं करना है। इनफैक्ट कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पॉलिसीज लगी होती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि आप कोई भी चीज एक्सटर्नल आईपी किसी भी चीज पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक। तो ये एक्सटर्नल आईपी मैंने नन किए, और सिंपल सा एक सिस्टम क्रिएट करा। तो मैंने क्या किया, आईएपी टनल पे जाके, अभी कुछ भी नहीं ना, तो कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ। हमने सिंपली एक वीएम क्रिएट किया। ये वीएम यहाँ पे मुझे शो करने लगेगा। फिर उसके रिगार्डिंग मैं एक फायरवॉल रूल बनाऊंगा, टैग बेस्ड, और उस टैग को मैं अपने वीएम पे लगाऊंगा। लेकिन इतने से ऐसा नहीं है कि आईएपी पे वो मुझे एक्सेसिबल हो जाएगा। उसके बाद मुझे पर्टिकुलर यूजर को भी एक्सेस देना होगा उस पर्टिकुलर वीएम पे। तो वीएम पे एक्सेस कहाँ से देंगे? आईएपी में अभी देखो, मैंने मशीन क्रिएट की, यहाँ पे मशीन आ गई, इंस्टेंस वन। वार्निंग पे क्लिक करेंगे, ये एक सोर्स आईपी रेंज दे रहा है। ये इस सी आई डी आर रेंज जो गूगल प्रोवाइड करता है, और गूगल के लिए फिक्स है। ये आईपी आईपी रेंज सभी को पता है। जैसे सौरभ का ये कहना था कि ये आईपी रेंज तो सभी को पता है, तो कोई भी हैक कर सकता है, इजी हो जाएगा। बट पहली चीज ये समझो कि हाउ आईएपी वर्क्स। ठीक है। आईएपी क्या होता है बेसिकली? जो तुम्हारा डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, इस पे तुम आईएपी डेस्कटॉप क्लाइंट इंस्टॉल करते हो। ठीक है। इस क्लाइंट पे जिस भी मशीन को एक्सेस करना है, वो मशीन होती है आईएपी के अंदर। और यहाँ से हमको जीसीपी पे जब हम जाएंगे, तो जीसीपी क्या करता है कि जब हम आईएपी क्रिएट करते हैं, मींस आईएपी फायरवॉल रूल लगाते हैं सारा कुछ, तो आईएपी पे हमको एक प्रॉक्सी प्रॉक्सी का फंक्शन पता है किसी को? पर्टिकुलर रूट डिफाइन करता है सर, कैसे प्रॉक्सी एक्सेस हो। सिंपल सा है, हिंदी में समझो यार। क्या करता है क्या नहीं वो हमें नहीं पता। ठीक। हम ये कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, पता है, भी बताते हैं कि प्रॉक्सी मतलब कि अगर कॉलेज में पढ़ते होगे तो प्रॉक्सी लगती थी ना। वो बंदा अवेलेबल है नहीं, लेकिन उसकी अटेंडेंस लग गई। इससे अच्छा तो प्रॉक्सी का एग्जाम्पल मेरे ख्याल से नहीं मुझे समझ में आता कुछ। मीन्स जो चीज अवेलेबल नहीं है, वो चीज दिख रही है हमको।
प्रॉक्सी भी यही चीज करता है। प्रॉक्सी हमको एक फॉल्स चीज देता है, उस फॉल्स चीज के बेस पे हम एंट्री करते हैं। मींस वो हमारी जो रियल आईपी है उसको आउटसाइड वर्ल्ड के लिए अलाउ नहीं करता है। ठीक है। तो प्रॉक्सी क्या करेगा कि जो भी यहाँ की आईपी है उसको यहाँ पे शो नहीं करेगा, मतलब किसी के लिए विजिबल नहीं होगी। ये केवल यहाँ पे इसने इंस्टेंस को देखा, आईएपी कॉन्फ़िगर किया, आईएपी ने एक टनल बना दी। ठीक है, फॉर प्रॉक्सी सर्वर। और ये टनल जो है वो सारे सर्वर्स को, जितने भी सर्वर्स एक्सेस करोगे वो इसी आईपी रेंज के अंदर जाके एक्सेस करेगा। मींस फॉर आउटसाइड वर्ल्ड और फॉर इंटरनेट is showing that all servers or all VMs are inside this CIDR range। ठीक है। अब जब मैंने फायरवॉल क्रिएट कर लिया, इस फायरवॉल को VM पे अप्लाई करेंगे। VM पे अप्लाई करने के बाद मैं एक्सेस दूंगा यूजर को, जिस भी यूजर को एक्सेस चाहिए। ये मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक किया और राइट हैंड साइड पे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें ऐड प्रिंसिपल्स हो गए। ऐड प्रिंसिपल्स मीन्स मुझे जिस भी यूजर को ऐड करना है उसकी मेल आईडी यहाँ डालेंगे। ठीक। क्वेश्चन यही नहीं खत्म हुआ था। क्वेश्चन का नेक्स्ट ये था कि अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं तो प्रोजेक्ट मल्टीपल होंगे, लेकिन मेरा आईएपी के लिए या आईएएम वो सभी पे इक्वल सेम चलता है। मतलब कि अगर शशि रंजन मेरे एक प्रोजेक्ट में है तो मैं उनको, शशि रंजन को अगर दूसरे प्रोजेक्ट में एक्सेस दूंगा तो भी शशि रंजन की वही आईडी चलेगी। मींस शशि रंजन एट abc.com, दैट इज प्रिंसिपल। लाइक अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, अगर यही ऐप जीमेल की फ्री आईडी मिले तो जीमेल की आईडी चलेगी। उसके बाद हमें यहाँ पे रोल देना होता है, ये रोल होता है आईएपी टनल यूजर। ठीक। अगर मैं ये यूजर रोल नहीं दूंगा तो ये मशीन मेरे लिए कभी भी आउटसाइड से एक्सेसिबल नहीं होगी। मींस आईएपी ने जो सिक्योर टनल बनाई है, यूजर भी देखो वैसे ही है, आईएपी सिक्योर टनल यूजर। मींस जो टनल बन रही है वो सिक्योर है और उसको एक्सेस किया जा सकता है फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड यूजिंग दैट आईपी रेंज दिस। और ये फिक्स होती है। सेम ऐसे ही एक ऑप्शन होता है केएमएस। केएमएस सुना है किसी ने? चलो केएमएस की बात तब सर करेंगे जब सर केएमएस पे आएंगे। विंडो एक्टिवेटर के लिए ये यूज यस करते हैं। यस यस, करेक्ट, सही पकड़ो। ये केएमएस तुम्हारा एज्योर पे भी होता है। केएमएस के लिए भी यहाँ पे रूल्स बनाने पड़ते हैं जो फिक्स आईपी पे होते हैं। तो बहुत सी चीजें, ये आईपी रेंज तो वैसे भी अगर गूगल के बारे में पढ़ेंगे अबाउट आईएपी तो हमको वो आईपी पब्लिकली मिलेगी वहाँ पे। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये आईपी रेंज किसी को पता है तो वो तुम्हारे नेटवर्क को हैक कर लेगा। क्योंकि ये जो सिक्योर टनल है वो, जब हम फायरवॉल क्रिएट करते हैं आईएपी के थ्रू, उस फायरवॉल रूल, वो रूल अप्लाई होता है मशीन पे और वो टनल के थ्रू वो मशीन एक्सेस होती है हमारी। मींस सिंपली इज अ क्रिएटिंग अ प्रॉक्सी फॉर अ सिक्योर टनल। सो अगर कोई भी रिक्वेस्ट हमारी आएगी तो वो इस पर्टिकुलर सोर्स रेंज पे जाएगी। इसीलिए जब मैं फायरवॉल रूल क्रिएट कर रहा था, मैंने ये सोर्स रूल दिया था और इनग्रेस था रूल सेकेंड। नेक्स्ट इस पे हमें कौन कौन से पोर्ट्स अलाउ करने थे वो दिया था। लाइक टीसीपी अलाउ प्रोटोकॉल टीसीपी, लेकिन टीसीपी में भी मैंने कुछ पोर्ट्स दिए थे। कौन कौन से पोर्ट्स दिए थे? 22 राइट। and अब अगर 22 थ्री दे रहे थ्री हैं, एट नाइन हाँ 22 दे रहे हैं पोर्ट, 22 होता है पुटी के लिए, तो हम आरडीपी भी लेंगे। तो आरडीपी के लिए 3389। ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं तब भी यही आईपी रेंज चलेगी। रिज्यूम। ऑटो स्केलिंग क्या होता है? ऑटो स्केलिंग में अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आप लोग फ्लिपकार्ट तो करते ही होगे या अमेजन के थ्रू शॉपिंग करते होगे। फेस्टिव सीजन आता है
तो कभी देखा है कि एकदम से ट्रैफिक बढ़ता हुआ, कि फेस्टिव सीजन में सबको ये लगता है, मोस्ट ऑफ द यूजर फ्लिपकार्ट का यही समझता है कि यार अभी ना खरीदो, दीपावली आएगी ना, ऑफर आएगा, खरीद लेंगे। हो सकता है आप राइट लोग के सर। दिमाग में भी वो चीजें चलती हैं। ये फेस्टिव सीजन लॉन्च करते हैं, इनकी चीजें आती हैं और हाथों हाथ बिक जाती हैं। उस समय पे क्या होता है, उनके ऊपर इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि उसको अगर वो मैनुअली मैनेज करें तो नहीं हो सकता। अगर मैं डेटा सेंटर के टाइम की बात करूं, तो डेटा सेंटर में क्या होता था कि अरे यार, मुझे सर्वर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। सर्वर्स इंक्रीज करने की कॉस्ट अलग आएगी। हम बोले चलो वो भी नहीं है, VMware पे है मेरे सारी चीजें, वर्चुअल मशीन्स बनानी पड़ेंगी। उन वर्चुअल मशीन्स को हमने बनाया। फिर जो भी मेरा ऑफर पीरियड था या फेस्टिव टाइम था वो खत्म हो गया, फिर उन सर्वर को डीकमीशन करेंगे, क्योंकि उनकी आगे 3 4 5 महीने तक कोई यूज नहीं है। फिर 3 महीने बाद फिर फेस्टिव सीजन आएगा, फिर हम उसको बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक। ये सारी चीजों के झंझट ऑटो स्केलिंग में खत्म हो जाते हैं। ऑटो स्केलिंग क्या करता है कि जैसे मैंने ऑटो स्केल करके उसमें जो भी मुझे चीजें लगानी है मैंने लगा दी, सेट कर दिया कि CPU यूटिलाइजेशन इतना हो तो ये इंक्रीज हो जाए, सर्वर यूटिलाइजेशन इतने परसेंट हो पर CPU पे तो नंबर ऑफ सर्वर्स इंक्रीज हो जाए, और ऑटो स्केल कर दिया। इसको ऑटो स्केलिंग डिटेल में जब करेंगे तब दिखा देंगे, अभी बेसिक समझ लो। तो जब फेस्टिव सीजन आएगा हमें कुछ नहीं करना है। मैंने सिंपली 4 सिस्टम का इन्वायरमेंट चला रहा हूँ, मैंने ऑफर पीरियड रखा, यूजर्स इंक्रीज हुए, और 4 की जगह मेरी रिक्वायरमेंट अचानक से आ गई 40 सिस्टम की। 40 सिस्टम की रिक्वायरमेंट आई, ऑटोमेटिक सर्वर्स क्रिएट हो जाएंगे। बैकएंड पे कुछ नहीं करना है मुझे, सर्वर क्रिएट हो गए, मेरी स्क्रिप्ट जो है वो चल रन कर रही है। सर्वर क्रिएट होने के बाद 10 दिन बाद मेरा ट्रैफिक कम हो गया, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कम हुआ, साइजिंग कम हो गई, 40 की जगह 30 सर्वर हो गए। 30 के बाद और ट्रैफिक कम हुआ, 20 हो गए। तो वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो चलती रहती है। फ्लिपकार्ट का पूरा इन्वायरमेंट और अमेजन का पूरा इन्वायरमेंट आज की डेट में मैक्सिमम चीजें कुबरनेट्स पे चल रही हैं। तो हम कुबरनेट्स पे बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये मेरा उबंटू का सर्वर है, लिनक्स बेस्ड। ठीक है। और इसकी कॉस्ट आ रही $30 एज पर द लोकेशन। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अगर मुझे विंडोज के सर्वर की जरूरत है तो विंडोज पे आ जाते हैं। कोई भी कोर लेंगे तो कॉस्ट कम होगी, और कोर सर्वर नहीं लेंगे तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। हम विंडोज R2 डेटा सेंटर हमने लिया। अभी सर मेरा इनमें मेन डिफरेंस क्या है सर, कोर में और कोर में क्या डेटाबेस है से? कि जब आप लॉगिन करते हो तो आपको ब्लैक जी स्क्रीन सर। आती है, आपको कमांड लाइन से काम करना होता है, हाँ, CUI मोड पे काम कर GUI लेते हैं, पे लेकिन मोड में। कोर में कभी हम्म। कभी कभी क्या होता है, जब CLI करते हैं हम उसके बाद भी हमको जब इसका OS इंस्टॉल करते हैं हम्म। तो GUI मोड आता है कोर कंपोनेंट में भी। कोर कंपोनेंट में कुछ कमांड्स होती है जिनको रन करने के बाद वो आता है, जी लेकिन सर। वो भी फुली फंक्शनल नहीं होता है। मेनली तुमको वहां पे कमांड लाइन के थ्रू ही काम करना होता है। ओके सर। बट अगर कोर नहीं लोगे तो तुम्हारे सारा कुछ GUI मोड पे होगा जैसा विंडोज होता है। तो उसकी भी ठीक है सर। कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अभी ये $30 थी कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इंक्रीज होके सिक्सटी एट ये डॉलर डबल हो हो गई। गई। ये लाइसेंस फीस है केवल। अगर विंडोज की देखोगे ये तो vCPU का $29 है। प्रीमियम इमेज यूजेस फी, ये केवल इमेज के यूजेस है। इसके बाद लाइसेंस की यूजेस भी आते हैं। लाइसेंस के लिए इधर हम KMS के थ्रू करते हैं, या मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग लाइसेंस है तो उस लाइसेंस को हम अप्लाई करते हैं, या फिर बाई BYOL पे जाते हैं, बाई योर ओन लाइसेंस, और उसको ले आके ओके यहाँ सर। अप्लाई करते हैं। तो वो सर वो चीज़ें हैं। हाँ, ये मिनिमम जो डिश लेता है वो 56 GB ही लेता है? 50 GB लेता है अगर विंडोज के 50 GB, केस में। सॉरी। विंडोज के केस की बात है तो 50 GB लेता है, और अगर लिनक्स के केस की बात करें तो 10 GB लेता है मिनिमम। वो हर एक OS के लिए। अब जैसे अगर मान लो यहाँ से मैंने चेंज किया, मैं सर्वर ले लेता हूँ CentOS, 20 GB के आसपास आना चाहिए, 20 GB आया, ठीक है। 20 GB। मैं लेता हूँ
कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड ओएस। ऑप्टिमाइज ठीक है, ओएस तो ये वर्जन है, और ये 10 GB आ रहा रिड्यूस है। करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं डेबियन लेता हूँ तो यहाँ पे ये चेंज, मतलब उस पर्टिकुलर ओएस के रिगार्डिंग हमारी, अभी उबंटू था पहले जो बाय डिफॉल्ट आता है, वो उबंटू आता है। ठीक। ठीक है सर। सर कोई सर भी विंडोज में जब एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं हम्म। उसमें कुछ इशू आएगा, हम्म। तो इतने सारे एप्लीकेशन विंडोज हैं, हम्म। वो इशू तो हमें ही ट्रबल शूट करनी पड़ेगी अगर नहीं, कोई उसके आता है लिए इशू देखो, तो। अगर लीगली जाके देखोगे कंपनीज में, तो क्लाउड टीम अलग होती है और हाइपर केयर विंडोज टीम, टीम अलग होती है। हाइपर केयर टीम होती है। विंडोज में हाइपर केयर बोलते हैं उसको। हाइपर केयर टीम का काम क्या होता है कि वो विंडोज रिलेटेड इश्यूज करेगी। और अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हो जो ऑलरेडी स्टेबल प्रोजेक्ट है और उसमें पहले से क्लाउड पड़ा हुआ है सारा कुछ, तो उसमें आप विंडोज भी देखोगे, फिर आप क्लाउड भी देखोगे, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन इसके लिए भी विंडोज टीम अलग होती है कि अगर विंडोज का इशू आ रहा है तो वो पर्टिकुलर विंडोज टीम को जाएगा। सेम लाइक अगर VMware में है तो VMware में अगर इशू आता है तो वो VMware टीम देखती है अपने लेवल पे। लेकिन अगर वो OS का इशू आता है तो वो विंडोज टीम के पास जाता है। और बेसिकली अगर कहीं पे भी देखो, ऑर्गेनाइजेशन में होता था कि विंडोज और VMware टीम एक साथ ज्वाइंटली काम करती थी। तो सेम वैसे ही है यहाँ पे भी, अगर OS का प्रॉब्लम है तो OS के लिए जाओगे, और अगर केस रेस करना है OS के रिगार्डिंग भी, तो विंडोज के लिए माइक्रोसॉफ्ट पे केस लॉगिन होता है। क्लियर है कि अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे अगर माइग्रेशन वर्क भी हो रहा है, तो माइग्रेशन में क्या होता है कि एक GCP की टीम होगी जो माइग्रेशन टूल सेटअप करेगी, माइग्रेशन का प्लान करेगी, सारा कुछ। उसके बाद री होस्ट करना है तुम्हें, लिफ्ट एंड शिफ्ट करना है, कुछ भी करना है, वो उनका काम है। इसमें दो चीजें होती हैं, प्री एंड पोस्ट चेक। प्री चेक में क्या आता है कि जो मेरा VM किसी दूसरे इन्वायरमेंट में, लाइक VMware पे है, AWS पे है, Azure पे है, जिस पे भी है, उस VM को पहले चेक करेंगे कि वो VM प्रॉपर तो है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पैच हो रखा है, टाइमली रिबूट हो रखा है या नहीं। फिर उसके बाद ये चेक करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, लाइक कोई एंटीवायरस, कोई बैकअप टूल, जो भी है। तो वो प्री चेक में आ जाता है। वो काम हाइपर केयर टीम करती है। फिर जब वो सर्वर लिफ्ट एंड शिफ्ट होके माइग्रेट होके हमारा क्लाउड पे आता है, फिर पोस्ट चेक होता है। फिर वो सारे कंपोनेंट्स चेक किए जाते हैं। गूगल का कोई कंपोनेंट इंस्टॉल करना है तो वो इंस्टॉल करना होता है, और वो सारे काम भी हाइपर केयर टीम देखती है। विंडोज में लाइक मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है सर्वर में, या विंडोज से कोई रिलेटेड इशू है, वो सारी चीजें भी हाइपर केयर टीम देखती है। तो किसी भी चीज का अगर तुम्हारे एनवायरनमेंट में भी गुण अगर होता होगा ये कि एप्लीकेशन माइग्रेशन चल रहा है, तो एप्लीकेशन माइग्रेशन के लिए बीच में अब जो टीम एप्लीकेशन माइग्रेट कर रही है वो ट्रबल शूटिंग नहीं करेगी। राइट सर। उसके लिए हम हाइपर केयर की एक टीम रखते हैं अलग। इश्यूज आ रहे हैं, उनको उठा के उनको दे दिया, वो ट्रबल शूट करते रहेंगे, हम अपना माइग्रेशन में लगे रहेंगे। ठीक है। राइट सर। क्लियर है शशि? कौन सा एक चीज ये समझो कि अगर हम क्यूबरनेट्स की बात करें तो क्यूबरनेट्स में मेरे देयर आर टू पार्ट्स। एक होता है मास्टर और दूसरा पार्ट होता है नोड। नोड में क्या होता है कि हम मल्टीपल नोड्स क्रिएट कर सकते हैं। गूगल जो करता है वो मिनिमम बाय डिफॉल्ट 3 नोड क्लस्टर बनाता है। क्लस्टर में क्या होता है कि तीनों जो नोड होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो अभी हम 2 नोड के हिसाब से बता रहे हैं। नोड, ठीक, एक ये हो गया नोड। ये होता है मेरा मास्टर। इस पे भी कुछ सर्विसेज रन करती हैं। मास्टर पे कुछ सर्विसेज रन करती हैं, कुछ सर्विसेज नोड पे रन करती हैं, और उसके बेस पे ही हम नोड पे ही हम सारे अपने डिप्लॉयमेंट करते हैं। लाइक जो भी हमें कंटेनर्स बनाने हैं वो हम नोड पे बनाते हैं। ठीक है, और यही कंटेनर
बाहर से यूजर के लिए एक्सेस होते हैं। कंटेनर मतलब मैंने जैसे मान लो कि वेब सर्वर बनाना है, तो मैंने nginx का वेब सर्वर ले लिया और वो कंटेनर यहाँ डिप्लॉय कर दिया, यहाँ डिप्लॉय कर दिया, जितने भी चाहिए मुझे रेप्लिका वगैरह बना दी उसकी। बाहर से इसके साथ में ही एक आईपी मिल जाएगी हमको। अब ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कंटेनर या डिप्लॉयमेंट के लिए हमने सर्विस कौन सी ली है। तो अब सर्विस लेते हैं तो एक इसमें सर्विस होती है क्लस्टर आईपी, दूसरी होती है नोड पोर्ट और तीसरा होता है लोड बैलेंसर। तो अगर हम नोड पोर्ट या लोड बैलेंसर होते हैं तो हमें एक आईपी एड्रेस मिल जाती है उस पर्टिकुलर nginx के लिए। अगर उसी को हम सभी पे रख रहे हैं तो सभी के लिए एक अलग अलग आईपी आएगी। उस आईपी के थ्रू हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द वेब यूआरएल। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है? यहाँ पे हमने कंटेनर बना दिया और उसकी सर्विस हमने डाल दी एज ए लोड बैलेंसर या नोड पोर्ट, और वो हमको बाहर से उस आईपी को हम बाहर से खोलेंगे तो वो एक्सेसिबल हो जाएगी और उस एप्लीकेशन को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हर एक नोड पे हमारी अलग आईपी रेंज आ रही है, एप्लीकेशन सेम है। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि सभी पे हम सारे जो है वो एक ही नोड पे डालें, या फिर इन दोनों पे ऐसा करें कि हमारे पास सेम आईपी है। ठीक, वो कैसी कंडीशन होगी वो बताएंगे। अब बेसिकली ये समझ लो कि पहले हम नोड्स ये क्रिएट कैसे करते हैं। गूगल मास्टर पे एक्सेस नहीं देता है, मास्टर को गूगल खुद से मैनेज करता है। नोड हमें क्रिएट करने होते हैं, उस नोड को हमें मैनेज करना होता है। यहाँ पे दो तरह के लाइसेंस होते हैं जो गूगल प्रोवाइड करता है, एक ही नोड बेस्ड लाइसेंस और दूसरा होता है पॉड के लिए। मींस जो हम अंदर पॉड्स क्रिएट करते हैं उसके लिए। तो दोनों के लिए हमें नोड बेस्ड लाइसेंस लेना होता है कि नोड बेस्ड लाइसेंस पे एक्सेस ज़्यादा होता है। अब जैसे ये नोड है, इसके अंदर अगर मैं कोई चीज़ क्रिएट करूंगा तो ये मेरा पॉड होगा, और पॉड के अंदर अगर मैं कोई चीज़ क्रिएट करूंगा तो ये मेरा कंटेनर होगा। ठीक है, ये है कंटेनर। ठीक, और ये है मेरा पॉड। तो गूगल जो हमें ऑथराइज करता है नोड क्रिएट करने के लिए, वो नोड तो दो तरह से, एक तो ऑटोमेटिक होता है, दूसरा हम उस पे करते हैं। तो उसमें हमें वो एक्सेस देता है कि हमें जो लाइसेंस चूज करना है वो नोड मैनेज करने के लिए करना है या पॉड को मैनेज करने के लिए करना है। ठीक, तो अब देखते हैं कि पहले क्रिएट कैसे करते हैं कुबरनेट्स को। ठीक, ये एक प्रोसेस है कि जिस वीएम को हम यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हम जाके यहाँ पे इमेज देते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट कर लें। बट ये कंटेनर के लिए है। अब हम आते हैं, या तो हम यहाँ से सर्च कर लें कुबरनेट्स, ठीक, इंजन, या फिर हम हैमबर्गर मेन्यू पे जाएं और वहां से कुबरनेट इंजन क्लिक कर दिया। क्या हुआ? कुछ सोच रही हो तो सो लो, नींद पूरी नहीं की हो। सर कुबरनेट जो है क्लस्टरिंग के लिए यूज करते हैं ना? नहीं, कुबरनेट्स पे हम पहले क्लस्टर बनाते हैं और उस क्यूबरनेट क्लस्टर पे हम फिर जाके अपने क्यूबरनेट इंजन के थ्रू जो भी हमारा कंटेनर है वो क्रिएट करते हैं। उस कंटेनर को हम बाहर से एक्सेस करते हैं या इंटरनली एक्सेस करते हैं। तो ये बेसिकली डेवलपर्स जो होते हैं उनको, अब डेवलपर्स को हम क्या करते थे अभी तक कि एक वीएम बना के दे दिया, उस पर काम कर रहा है, वो अपना डेवलपमेंट का काम कर रहा है। आज की डेट में वो चीज़ें ना होके वो क्यूबरनेट कंटेनर्स उठाते हैं, कंटेनर्स पे वो अपनी जो भी एप्लीकेशन है, इमेज है, उसको एज ए कंटेनर डिप्लॉय करते हैं, उस पर काम करते हैं और उसी पे सारी टेस्टिंग करते हैं। तो ओके। बेसिकली हम एक क्लस्टर बना लेते हैं, 3 नोड क्लस्टर, 4 नोड क्लस्टर, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, और उसके अंदर मल्टीपल पॉड्स क्रिएट कर सकते हैं। उन मल्टीपल पॉड्स के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो अब जैसे मान लो कि हमें हमने 3 नोड क्लस्टर लिया, तो जो हमारा जो कॉस्ट आएगी वो 3 नोड्स की ही आएगी, मींस 3 बीएम की। लेकिन उस 3 बीएम के अंदर और 3 नोड के अंदर हम मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं एज ए कंटेनर। तो उससे क्या होता है, हमारी कॉस्ट कम होती है, कंटेनर्स की कॉस्ट नहीं होती। हमें केवल कॉस्ट जो आएगी वो आएगी उस पर्टिकुलर
नोड की क्रिएट करने की, या जो क्लस्टर क्रिएट करेंगे उस, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्यूबरनेट इंजन, कुछ भी करते हैं तो हमें उसकी एपीआई को इनेबल करना होता है। हमने क्यूबरनेट इंजन इनेबल कर दिया, ठीक। ये इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद फिर हम कुबरनेट्स के क्लस्टर क्रिएट करेंगे। क्लस्टर मीन्स 3 नोड क्लस्टर बनाना है। बाय डिफॉल्ट गूगल जो देता है वो 3 नोड क्लस्टर देता है, ठीक है। इसको ओपन होने दो। एपीआई इनेबल हो गई। फिर ये मुझे ऑप्शन देगा, क्लस्टर, वर्कलोड, सर्विसेज एंड इनग्रेस, ये सारी चीज़ें बताएंगे जब इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा क्यूबरनेट क्लस्टर, क्रिएट डिप्लॉय कंटेनर और टेक क्विक स्टार्ट। डिप्लॉय कंटेनर हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, पहले क्लस्टर क्रिएट करेंगे। क्रिएट किया। अब देखो क्रिएट करने पे मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, जीकेई स्टैंडर्ड और ऑटो पायलट। यहाँ पे लाइसेंसिंग भी चेंज हो जाती है। जो जीकेई स्टैंडर्ड है उसमें अब पे पर नोड, मींस जो तुम्हें पे करना होगा पर नोड पे करना होगा। कितने नोड का क्लस्टर है? 3 नोड क्लस्टर, तो तीनों नोड क्लस्टर का ही तुम्हें पे करना है, जो भी चार्जेस आएगा, ठीक है। लाइक अगर मैं उसमें 4 vCPU और 32 GB रैम ले रहा हूँ हर एक नोड के लिए, तो हमारी कॉस्ट उसी की आएगी और किसी चीज़ की नहीं आएगी। जो नोड होता है वो लिनक्स बेस्ड होता है, तो लिनक्स की वैसे भी विंडोज़ के कंपैरिजन में लिनक्स की कॉस्ट कम होती है। तो पे पर नोड क्यूबरनेट क्लस्टर हो गया एक, ये लाइसेंस स्टैंडर्ड के लिए, और ऑटो पायलट में जा रहा है पे पर पॉड। तो अगर हमने तुम्हें बताया कि अगर पॉड मैनेज करेंगे तो हम नोड को मैनेज नहीं कर पाएंगे, फिर हम केवल पॉड्स को मैनेज करेंगे। अभी तुम्हें लग रहा होगा ये पॉड्स होते क्या हैं, राइट? कंटेनर के अंदर अंदर सब कंटेनर है, नहीं, पोर्ट्स है। कंटेनर के अंदर जो मतलब नोड के अंदर जब हम कंटेनर क्रिएट करते हैं तो उस कंटेनर की एक बाउंड्री होती है, लॉजिकल बाउंड्री होती है, जो ये डिफाइन करती है कि उनकी नेटवर्किंग कैसे करना है या क्या है। जब हम क्रिएट करने पे आएंगे सारी चीज़ें तब दिखाते चलेंगे, कॉन्सेप्ट भी उस समय क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरा मेन मोटिव ये है कि तुम्हें कंटेनर क्रिएट कर, क्लस्टर क्रिएट करना आ जाए, उस क्लस्टर पे कनेक्ट कैसे होते हैं वो चीज़ हो जाए, ठीक। तो आज इतना ही बताएंगे कि क्लस्टर कैसे क्रिएट करना है और उस पर्टिकुलर क्लस्टर पे उसको एक्सेस कैसे करना है, उस पर कमांड्स कैसे रन करनी है, ठीक है। तो दो लाइसेंस प्रोवाइड करता है जीसीपी, जीकेई स्टैंडर्ड और जीकेई ऑटो पायलट। ऑटो पायलट में हम पॉड को पे पर पॉड, मतलब जितने भी हम पॉड्स क्रिएट करेंगे उतने पॉड का हम पे करेंगे। तो इसमें एक और चीज होती है कि जब हम पॉड का करेंगे तो हम नोड मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इस लेवल पे एक्सेस होगा, पॉड के लेवल पे। लेकिन जब हम पे पर नोड पे जाएंगे तो हमको नोड लेवल पे एक्सेस होगा, मतलब हम नोड पे भी चेंजेस कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मोस्टली यही होता है कि स्टैंडर्ड पे जाते हैं, कॉन्फ़िगर किया। ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी जाओगे स्टैंडर्ड पे ही क्रिएट करोगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे पर पॉड का लाइसेंस नहीं लेता, ठीक है। क्योंकि अनलिमिटेड पॉड्स क्रिएट करने हैं तो हम हर एक के लिए पे करें, इससे अच्छा है कि हमने एक पे पर नोड ले लिया, उस नोड ही नोड के ले लिए लिया। हम कर देंगे। अब सबसे पहले क्लस्टर नेम देना होता है, मान लो ये हमने यहाँ पे दे दिया टेस्ट, ठीक है। जोन, जिस पर्टिकुलर जोन में मेरा बीपीसी है, ठीक। बीपीसी कहाँ पे है? बीपीसी मुंबई के लिए हमने क्रिएट किया था ना, ये मैं वही दिखा रहा हूँ कि बीपीसी कहाँ पे है, उस बीपीसी को कहाँ से लेना है। तो बीपीसी में हमें तुम्हें याद होगा कि हमने सेकेंडरी आईपी रेंज भी दी थी पॉड के लिए और सर्विसेज के लिए, याद है? राइट। जैसा ये, सेकेंडरी आईपी ठीक, है। ये मेरा बीपीसी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना जोन चेंज करूँगा। जोन क्या है? एशिया। नहीं समझ में आ रहा है तो ये रहा साउथ 1, ठीक है। यही सेम जोन यहाँ पे लेना होगा, एशिया साउथ 1। अब 1A मीन्स जोन ए, बी मीन्स जोन बी। तो रीजन और जोन दोनों हो गया, ये जोनल हो गया। अगर रीजनल लूंगा तो इसमें ए हट जाएगा, देखो
इस रीजन के अंदर मेरा पर्टिकुलर जोन हो गया। ठीक है, क्लियर है ये रीजनल और जोनल। अगर रीजनल में मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे तीनों नोड जो है वो तीनों रीजन में आएंगे, ए बी सी। जोनल क्रिएट कर रहा हूँ तो सारी चीजें जो है एक पर्टिकुलर जोन के अंदर आएंगी। जो मेरा जैसे मेरा एक रीजन है, मैंने रीजन ले लिया मुंबई। मुंबई में मेरे पास 3 डेटा सेंटर हैं जिसको हम बोलते हैं ए बी सी। तो ये एक ही डेटा सेंटर पे सारी चीजें जाएंगी। रीजनल लेंगे तो वो तीनों पे चली जाएंगी। क्लियर है? फिर यस सर। अब ये इसका वर्जन है, सर रिलीज कॉस्टिंग वर्जन। भी इफेक्ट होगा हाँ, ये कॉस्टिंग आ रही अगर है। हम रीजन हाँ सेलेक्ट कर, नहीं नहीं रीजन सेलेक्ट हाँ, करते हैं तो? रीजन सेलेक्ट करते हैं तो भी कॉस्टिंग आएगी, बढ़ेगी। घूम जा, ये आ गई। लेकिन कॉस्टिंग तो सेम है सर। कॉस्टिंग सेम है, बट डिपेंड अपॉन द रीजन में, मीन्स हमारे पास कौन से रीजन पे हम जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बट जोनल में क्या है कि हम ए बी सी तीनों पे जाएंगे तो सेम कॉस्ट आएगी। बट रीजन में जनरली जाएंगे तो अगर हमें एक रीजन पे जा रहे हैं तो कॉस्ट कम आ रही है, अगर दूसरे रीजन पे जा रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। जनरली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जोनली वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उनको जोनल चाहिए या ये मींस अगर डेवलपर्स टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो जोनल दे सकते हो। रीजनल में एक बेनिफिट ये होता है कि रीजनल में तुम्हारे पास बैकअप का अच्छा ऑप्शन होता है, फॉल्ट टॉलरेंस होता है, क्योंकि हर एक रीजन में तुम्हारे पास एक, अगर एक रीजन फेल होता है तो दूसरा रीजन है हमारे पास। ठीक, और और भी बेनिफिट्स हैं जो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, जोन दे दिया, फिर ये हमारे पास रिलीज चैनल वर्जन आ गया इसका कि कौन सा वर्जन। कंट्रोल प्लान। अब कंट्रोल प्लान क्या होता है? कंट्रोल प्लान इज अ पार्ट ऑफ मास्टर। मास्टर के अंदर हमारी 3 सर्विसेज होती हैं। एक कंट्रोल प्लान, सॉरी, दूसरा होता है शेड्यूलर। ठीक, शेड्यूलर क्या करता है, जो भी हम कोई चीज क्रिएट करते हैं उसको शेड्यूल करके फेंकता है कि किस नोड पे भेजना है, उसको कहाँ पे शेड्यूल करना है। ठीक, तो ये कंट्रोल प्लान जो है ये मास्टर का पार्ट है। तो मास्टर पे इन्होंने कौन सा वर्जन लिया है अपना? ये वर्जन है इसका। ठीक है, एक वर्जन हमेशा नीचे हम लेके चलते हैं। ठीक, सेकंड, अब डिफॉल्ट पूल पे आ गए। डिफॉल्ट पूल पे हम डिफॉल्ट पूल का नेम ऑफ द डिफॉल्ट पूल देंगे। कंट्रोल प्लान वर्जन जो हमने पीछे सेलेक्ट किया था वो आ गया। नंबर ऑफ नोड्स कितने लेने हैं, इन्होंने मिनिमम 3 किया है। अगर हम टेस्टिंग के लिए, जैसे अगर मान लो हम टेस्टिंग के लिए हम एक ही नोड लेंगे, चलो, क्यों, हमें बैकअप रिस्टोर से कोई मतलब नहीं, कॉस्ट कम हो गई। अगर हमने 2 नोड कर दिया, कॉस्ट बढ़ गई। 3 नोड कर दिया, फिर कॉस्ट बढ़ गई। अगर हमने 4 नोड कर दिए तो फिर कॉस्ट बढ़ गई। मीन्स हर एक नोड के लिए हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर है यहाँ पे? अब ये देखो यहाँ पे आ रहा है इनेबल क्लस्टर ऑटो स्केलर। अगर हम इस पे ऑटो स्केलिंग इनेबल कर देंगे तो ये मिनिमम नंबर ऑफ नोड और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हम दे सकते हैं कि हमारे अगर यूटिलाइजेशन बढ़ता है तो हम नंबर ऑफ नोड्स कितने ले जा सकते हैं मैक्सिमम। तो इसको हम जब बताएंगे, जब ऑटो स्केलिंग का फुल फंक्शन बताएंगे, वो एडिट भी करके इसको, जब हम क्लस्टर क्रिएट करते हैं तो उसके बाद भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक, नोड लोकेशन, अगर मुझे लोकेशन देनी है कहाँ पे है, जैसे मैंने ये ए लिया था तो नोड हमारा ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा, वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल प्लान है। जो जोनल है वो कंट्रोल प्लान है जो हमने यहाँ से क्लस्टर बेसिक में दिया था। तो कंट्रोल प्लान क्या होता है? जो मास्टर के अंदर होता है। मास्टर की एक सर्विस होती है कंट्रोल प्लान, जो मास्टर के अंदर रन करता है, और मास्टर के अंदर का हमें गूगल एक्सेस नहीं देता है मैनेज करने के लिए। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन की चीज़ें बाद में बताएंगे। ठीक है, सर्च अपग्रेड, कितना मैक्सिमम अनअवेलेबल और मैक्स सर्च, ये 2 चीज़ें होती हैं। लाइक सर हम्म सर सॉरी फॉर हम्म इंटरप्ट। एक एक नोड के अंदर हम कितने पूल बना सकते हैं? अभी आते हैं, वो नीचे ही है, इसके बाद ओके। वाले में आ जाएगा। अब दो ओके चीजें सर। देखो यहाँ पे दे रहा है, एक तो मैक्स सर्च और मैक्स अवेलेबल।
तो मैक्स सर्च और मैक्स अवेलेबल को जब हम तुम्हें डिफाइन करेंगे तो इसके लिए पूरा एक सिंपल सा हम तुम्हें बता देते हैं अभी अभी के लिए, कि मान लो यहाँ पे हमने 3 या 4 नोड हमने बना लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने कंटेनर्स बना लिए, 2 3 जो भी बनाने हैं, ठीक। अब इन कंटेनर्स को मुझे अपग्रेड करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि अपग्रेड करना है या कुछ भी ऐसा, तो हम जो YAML फाइल होती है उसमें एक कोड देते हैं मैक्स अनअवेलेबल और मैक्स। तो फर्स्ट टाइम क्या करता है कि ये क्या करता है, मैक्स अनअवेलेबल में जब भी ये क्रिएट करता है तो ये क्या करता है, एक कंटेनर हमारा अलग से बनाता है, ठीक है। इस कंटेनर को पहले इसको, जो मेरा मेन कंटेनर है, उसको ये अनअवेलेबल करेगा यूजर के लिए और फिर इसको उठा के यहाँ पे डाल देगा, ठीक। मीन्स उसके बाद इस कंटेनर को उठा के यहाँ डालेगा, फिर दोबारा यहाँ बनाएगा, फिर इसको अनअवेलेबल करेगा, फिर यहाँ डाल देगा। तो मैक्स अनअवेलेबल क्या होता है कि अगर मैक्स अनअवेलेबल दे रहे हैं तो ये पहले इसको अनअवेलेबल करेगा यूजर्स के लिए। तो अगर कोई सर्विस हमारी रन कर रही है और इन बिटवीन मैक्स अनअवेलेबल मान लो 3 पे से एक पे हमने हमने मैक्स अनअवेलेबल दे दिया 1, तो ये एक हमारा अनअवेलेबल हो जाएगा, तो जो ट्रैफिक आ रहा है वो चोक होने लगेगा, ये यूजर्स को प्रॉब्लम्स होगी। तो हम कभी भी मैक्स अनअवेलेबल नहीं देते हैं, 0 रखते हैं उसको। मैक्स सर्च क्या होता है कि जब अपग्रेड कर रहे हैं तो इस यहाँ पे पहले ये कंटेनर बनाएगा, ठीक है। उसके बाद इस कंटेनर को यहाँ पे लेके प्लेस कर देगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उससे क्या होता है कि जो वेरी फ्रिक्वेंट सेकेंड्स के अंदर ये चीजें हो जाती हैं, यूजर को ये नहीं पता चलता है कि क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इसने इसको पहले प्लेस किया फिर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये होता है मैक्स सर्च। अब मैक्स सर्च अगर हम मान लो यहाँ 2 देते हैं तो एट ए टाइम ये 2 कंटेनर बनाएगा यहाँ पे और 2 कंटेनर यहाँ प्लेस करेगा। 3 देते हैं तो तीनों एक साथ बना के यहाँ पे प्लेस कर देगा, रिप्लेस मारता है ये, ठीक। तो वो वैल्यू होती है जब वो YAML कोड करते हैं तो उसमें हमें देना पड़ होता है कि मैक्स सर्च की वैल्यू क्या है और मैक्स अनअवेलेबल। तो मैक्स अनअवेलेबल हमेशा 0 होगा। मैक्स सर्च एक भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास तुम मल्टीपल कंटेनर्स यूज कर रहे हो तो 2 3 4 भी दे सकते हो, ठीक। फिर आता है नोड्स। अब जो चीजें हैं नोड में, पहले तो ये देखो इमेज कौन सी है, ये सारी इमेजेस हैं जो हम यूज करते हैं नोड के लिए। बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट होता है कि हम सीरीज कौन सी यूज कर रहे हैं, कि हर एक नोड पे कितने CPU और कितने रैम होगा। फिर बूट डिस्क क्या है, बूट डिस्क साइज हम कम कर सकते हैं, हम इसको मान लो 50 GB कर दिया, ठीक। कॉस्ट कम हो जाएगी, बहुत कम, मिनिमल सी कॉस्ट कम होगी, $1 के आसपास, $1 कम हुआ, ठीक है। फिर आता है इनेबल नोड ऑन स्पॉट VM। ये एक स्पॉट VM जो ये है कि ये तुम्हारी कॉस्ट को पहले तो कम करता है, और स्पॉट VM आर कंप्यूट इंजन इंस्टेंस दैट प्रोवाइड्स नो अवेलेबिलिटी गारंटी बट आर प्राइस्ड लोअर, ठीक है। प्राइस को लोअर कम कर देगा। स्पॉट VMs आर आइडियल फॉर fault tolerance workload and may be terminated at any time, ठीक। ये इसकी डेफिनेशन है और ये मैं इस पे चैट विंडो पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए, स्पॉट VM के लिए, कॉपी करके रख लेना, डेफिनेशन काम आ जाएगी, ठीक। तो जैसे ही मैं स्पॉट VM पे क्लिक करूंगा कॉस्टिंग देखना, कितनी कॉस्ट कम हो गई मेरी। हेलो। यस सर, बट ये इससे तो प्रॉब्लम आ सकती है कभी भी सर। हाँ, ये टेस्टिंग के लिए ही यूज होता है। अगर स्पॉट VM मुझे यूज करना है तो मैं टेस्ट इन्वायरमेंट में ही इसको यूज कर सकता हूँ। मैं प्रोडक्शन या और किसी दूसरे DR इन्वायरमेंट में नहीं यूज कर सकता, क्योंकि इसमें HA अवेलेबिलिटी वगैरह नहीं आता है, फॉल्ट टॉलरेंस नहीं आता है, कई चीजें हैं,
जिसकी वजह से ये जो कॉस्ट को है वो रिड्यूस कर रहा है। फिर अभी किसने पूछा था कि कितने क्रिएट कर सकते हैं? गुण, जी सर। ये है मैक्सिमम पॉट पर नोड। एक नोड में हम मैक्सिमम कितने पॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, बट ये भी डिपेंड करता है कि तुम्हारी जो आईपी रेंज है वो सीआईडीआर रेंज किसकी है। मींस /24 है तो 110। ठीक, ये मैं एक पेज ओपन कर देता हूँ। /26 है तो चेंज हो जाएगा, /27 है तो चेंज हो जाएगा। ठीक, ये आ गया। अगर /28 है तो मैक्सिमम पर नोड 8 जाएगा, नंबर ऑफ आईपी रेंज हमको 16 मिलेगी। 24 है तो 110, 65 से 110 आ रहा है। ठीक है, यही अगर /25 है तो हमने बीपीसी में क्या ले रखा है, /26। ठीक है, और हमने /26 ले रखा है। ठीक है, तो /26 पे क्या रेंज है, 17 to 32, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही देना होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे मान लो 20 भी दे दिया। ठीक, ये भी लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक, ये नोट कर लेना क्योंकि सेशन खत्म होने के बाद ये ऑटोमेटिक सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि जो सीआईडीआर रेंज है हमने ली है अपनी बीपीसी की, उस रेंज पे ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पॉट्स हमें कितने देने हैं। ठीक है, क्लियर है ये यहाँ तक? नेटवर्क टैग जो हमने बनाया था वो नेटवर्क टैग हम यहाँ देख सकते हैं, IAP-FW। ठीक, ये IAP के थ्रू एक्सेस होगा या नहीं वो चेक कर लेंगे हम। फिर ऑटोमेटिकली क्रिएट सेकेंडरी रेंज चेक करेंगे, क्रिएट कर देगा। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आके देखो, सेकेंड रेंज आ रही है 192.168.064.26, कौन सी है ये, 26 पॉड के लिए। सर्विसेज के लिए अलग है रेंज हमारी। और यहाँ पे किसका दिखा रहा है, ये पॉड की बात कर रहा है, पॉड सेकेंडरी सीआईडीआर रेंज। तो हमने जो पहले से सीआईडीआर रेंज क्रिएट की थी, जिसको हम विंडोज अगर वीएम क्रिएट करने जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलियाज आईपी, और वही अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम इसको ले लेते हैं एज ए पॉड आईपी, सेकेंडरी आईपी रेंज को। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? हेलो नहीं सर। नो भैया। भाई, बाकी लोग सो रहे हो क्या? समझ में आ रहा है ना? जी सर। ठीक है। यस। सेकंड, नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटीज पे। सिक्योरिटीज में बहुत सी चीजें हैं जो अप्लाई की जाती हैं, बहुत सी चीजें नहीं अप्लाई की जाती हैं। तो बाय डिफॉल्ट अभी हम यही रखेंगे, हमें केवल ये चीज़ चेंज करनी होती है। अगर हमें कोई सर्विस अकाउंट, पर्टिकुलर सर्विस अकाउंट बना लिया हमने कुबरनेट सर्विसेज के लिए, जो केवल कुबरनेट सर्विसेज को मैनेज करेगी, तो हम वहाँ पे सर्विस अकाउंट चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये सर्विस अकाउंट चलता है। अगर हमें यहाँ सर्विस अकाउंट चेंज करना है तो हमें सबसे पहले IAM पे जाके एक सर्विस अकाउंट बनाना होगा। वो सर्विस अकाउंट होगा पर्टिकुलर, उसको हम परमिशन देंगे क्यूबरनेट सर्विसेज की, और फिर वो सर्विस हमारी अप्लाई होगी। अब मान लो जैसे ये हम गए IAM, ये समझ लो जैसे तुम्हारा विंडोज़ में यूज़र मैनेजमेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको, यूज़र क्रिएट करना है या जो कुछ भी करना है, जिसको बोलते हैं हिंदी में एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ पे IAM का सेम रोल है, यहाँ पे हम यूज़र भी क्रिएट करते हैं, उसको परमिशंस भी देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो इसमें एक तो यूज़र अकाउंट होता है IAM, दूसरा होता है सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट वो होता है जो पर्टिकुलर किसी भी सर्विस को रन करने के लिए चाहिए। लाइक तुम अगर कंप्यूट बना रहे हो तो कंप्यूट को एक सर्विस अकाउंट चाहिए जो कंप्यूट्स क्रिएट करेगा बैकएंड पे। उसी तरह अगर तुम क्यूबरनेट्स पे जा रहे हो तो तुम्हें एक सर्विस अकाउंट चाहिए जो क्यूबरनेट्स को मैनेज करेगा। नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो सर्विस अकाउंट होते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ ले लेता है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ले लेता है। और नहीं तो अगर मुझे क्रिएट करना है, यहाँ से यूज़र क्रिएट करना है, ये मैं यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ ऐड प्रिंसिपल्स करके और रोल देके। ठीक है, ये IAP के लिए एक अलग से सेशन चलेगा।
सर्विस अकाउंट पे गए तो सर्विस अकाउंट में ये चीजें हैं, नो की दे रहा है, हम क्रिएट सर्विस अकाउंट करेंगे। हमने यहाँ पे मान लो सर्विस अकाउंट दिया जीकेई, जीकेई मतलब गूगल क्यूबरनेट्स इंजन, ठीक, और ऐसे मीन्स सर्विस अकाउंट, क्रिएट एंड कंटिन्यू। यहाँ पे हमें इसको रोल देना है, हम इसको रोल दे देते हैं क्यूबरनेट इंजन क्लस्टर एडमिन, ठीक है, क्योंकि क्यूबरनेट क्रिएट करने के लिए रखे हैं तो क्यूबरनेट का एक्सेस देंगे। किसको एक्सेस देना है, यहाँ पे अगर हम कोई आईडी देनी है जिसको हमें ये बनाना है तो हम वो बना देंगे, हम अपनी आईडी यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, और डन। ये मेरा सर्विस अकाउंट बन गया। अब इस सर्विस अकाउंट को अगर मैं यहाँ पे अभी करूँगा तो ये नहीं दिखेगा। रीज़न बिहाइंड कि इसके लिए मुझे इसको रिफ्रेश करना होगा। मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ। अभी डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट आ रहा है और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये फिर से बेसिक से मेरी सारी डिटेल मुझे फिर से फिल करनी पड़ेगी। तो मैं फिर से एक बार डिटेल फिल करता हूँ। अब मैंने जो सर्विस अकाउंट क्रिएट किया था वो आ गया यहाँ पे, मैंने ये सर्विस अकाउंट दे दिया। नेक्स्ट होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में आता है हमारा ऑटो स्केलिंग और ये सारी चीज़ें। तो ऑटो स्केलिंग में देखो इनेबल वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग है, नोड ऑटो प्रोविजनिंग है, ठीक। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं जब ऑटो स्केलिंग बताएंगे, मतलब अभी तो हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, जब इसका थ्योरी बताएंगे तो उसमें क्लियर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में मेरा बीपीसी आ रहा है, मेरा सबनेट आ रहा है, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं तो दो चीज़ें होती है, देखो इसमें एक आ रहा है पब्लिक क्लस्टर, मतलब क्लस्टर जो है वो सभी के लिए तुमने ओपन कर दिया। लेकिन जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम हमेशा यूज़ करते हैं प्राइवेट क्लस्टर, ठीक। प्राइवेट क्लस्टर में क्या है, ये मास्टर की लोकेशन मांग रहा है, ठीक है, जो कंट्रोल प्लान है उसके लिए इनेबल कंट्रोल प्लान ग्लोबल एक्सेस। अब कंट्रोल प्लान के तुम यहाँ पे क्या दोगे, सीआईडी रेंज, कुछ समझ में आ रहा है क्या देना है? नहीं समझ में आ रहा, ठीक है यार, ये जो आ रहा है ना इसको ही कॉपी कर लो। हो गया, एक्सेप्ट कर लिया इसने। जब नहीं समझ में आ रहा है इसको कैसे देना है कंट्रोल प्लान का, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक। फिर नेक्स्ट हो गया कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉड कितने देने हैं, हम वही लेंगे 20 मास्टर पे। बाकी हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हमने इसको क्रिएट कर दिया। क्रिएट होने में ये हार्डली 5 से 10 मिनट लेता है। दिखा, जैसे मैंने आईएपी पे किया जी ये सर। जीके क्लस्टर यहाँ पे आ गया, ठीक। अब ये यस एक्सेस करेक्ट। होगा नहीं होगा वो मेरी आईएपी पे डिपेंड करता है कि मैंने आईएपी पे क्या एक्सेस दे रखे हैं उसको। सेकेंड थिंग कि जहाँ पे मेरा वीएम इंस्टेंस है वहां पे भी एक मेरा क्लस्टर, अगर सिंगल नोड क्लस्टर है तो एक दिखाएगा, 3 नोड क्लस्टर होता है तो 3 दिखाता। तो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्रिएट हो जाने दो। जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा ये आ गया जीके क्लस्टर 1। अब नेमिंग कन्वेंशन इसका कैसे होता है, जीके क्लस्टर 1, क्लस्टर 1 जो है जब हम क्रिएट कर रहे थे तो हमने यहाँ पे इसका नाम दिया था क्लस्टर 1 नेम, तो जीके देन आफ्टर दैट इज नेम ऑफ द क्लस्टर, फिर नेम ऑफ द पूल एंड उसके बाद ये कोड आता है। तो नेमिंग कन्वेंशन ऐसे ही चलता है इसका, बाय डिफॉल्ट यही लेगा, जीके देन क्लस्टर नेम एंड देन पूल नेम, ठीक है। अब जब ये क्रिएट हो जाएगा तो हमें इस 3 डॉट पे जाना है और इन 3 डॉट्स पे एक ऑप्शन आता है कनेक्ट का, इस पे क्लिक करेंगे। लेकिन इस पे क्लिक करते ही ये कनेक्ट नहीं होगा। अब बोलो क्लिक करने पे कनेक्ट नहीं होगा तो रिक्वायरमेंट क्या है कनेक्ट पे क्लिक करने की? हम्म, तो जी क्लाउड इनिट किया, ये मैंने अपने लैपटॉप से किया और मेरा ऑप्शंस आने शुरू हो गए। नेक्स्ट सेशन में ये बताएंगे कि कैसे हम क्लाउड एसडीके इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक। ये अभी भी देखो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हम
यही सेम चीज जो हम क्लाउड एसडीके से करेंगे, वही सेम चीज हम क्लाउड शेल से भी कर सकते हैं। तो हम क्लाउड शेल ओपन करेंगे। अब ये हाफ स्क्रीन में ओपन हो रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन मोड पे ले लेता हूँ। ये स्विच कर गया और इसको मैंने बंद कर दिया। अब मेरा क्लस्टर क्रिएट हो गया, ग्रीन आ गया। अब मैं जाके यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और ये कमांड है, इस कमांड को मैंने कॉपी किया और जो मेरा क्लाउड एसडीके है वहां से या यहाँ से इसको कंप्लीट करने के बाद मैं ये दे दिया, चलने दो इसको। और सबसे बड़ी बात है कि क्लाउड शेल से हम गिट भी रन कर सकते हैं, हम टेराफॉर्म भी रन कर सकते हैं, सारी चीजें, हम डॉकर भी रन कर सकते हैं। टेराफॉर्म डॉकर के लिए क्या होता है, टेराफॉर्म वर्जन, ये मुझे दिखा देगा टेराफॉर्म का वर्जन क्या है मेरा, टेराफॉर्म 1.2.2। अगर इसी को हम अपने लैपटॉप से करेंगे तो हमें टेराफॉर्म इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डॉकर वर्जन, ये डॉकर वर्जन आ गया मेरा, ठीक है। तो हमें कोई चीज़, हमें हर एक चीज़ क्लाउड शेल पे मिल जाती है। अब मेन चीज़ पे आते हैं, मेन मुद्दे पे कि हम कंटेनर पे कैसे करेंगे। कंटेनर हमारा कॉपी कर लिया हमने इसका कमांड और क्लाउड शेल पे जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। एंटर करेंगे, सॉरी, एंटर किया। ऑथराइज कराएगा ये, इसने ऑथराइज किया मेरे को पर्टिकुलर अकाउंट के लिए और कनेक्ट हो गया, ठीक। ये इसके बाद मेरे पास क्यूब सीटीएल जो कुबरनेट है उसकी सारी कमांड स्टार्ट होती है क्यूब सीटीएल, लाइक क्यूब सीटीएल गेट पॉड, है नहीं, कुछ नहीं आया, ठीक। गेट नेम स्पेस, अब सर ये हम अभी ये क्या कर रहे हैं सर? बस इतना ही करना है, यही सारी कमांड्स करनी है तुम्हें, इनको क्रिएट करके और ये कमांड्स रन करनी है, गेट कमांड्स लाइक क्यूब सीटीएल गेट पॉड। मेरे पास कोई पॉड नहीं है तो कोई पॉड नहीं आया, नेम स्पेस सर दिया तो मेरे पास देखो नेम स्पेस डिफॉल्ट इतने आ गए। हम्म, सो ये जो कनेक्ट करेंगे हम क्लस्टर को क्लाउड एज गूगल एसडीके से करेंगे कमांड करके गूगल एसडीके से नहीं करोगे तुम, अभी क्लाउड सेल से करोगे। क्लाउड से। ओके। क्लाउड सेल ओपन करके और क्लाउड सेल पे जब क्लस्टर पे जाके यहाँ से ये कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट से ये कमांड उठानी है तुमको, ठीक। इस कमांड को जाके क्लाउड सेल पे पेस्ट कर देना है और सर ये कनेक्ट हो वहां जाएगा। पर वहां पर रन एज क्लाउड सेल भी तो आ रखा था सर लिखा हुआ। हाँ वो आप वापिस डायरेक्टली, जाना हाँ सर, डायरेक्टली भी कर सकते हैं यहाँ से। हम डायरेक्ट वहां से। ये अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली हमको यहाँ पे लेके जाएगा। सर इसको हम ग्राफिक्स भी कर सकते हैं अभी न- तो नहीं जैसे नहीं, ये कमांड पे सेल ही कमांड। चलेगा, शेल कमांड अच्छा शेल ये पे ही कमांड। चलेगी। लाइक ये पूरा लिनक्स की तरह है बैकग्राउंड, तो इस पे हाँ, गेट कमांड भी सर व्यू करने के लिए होती है तो यहाँ हाँ। पर भी गेट ही कमांड अभी मैं चलेगी। नहीं, अभी मैं गेट ही कमांड बता रहा हूँ, क्रिएट करने वाली कमांड नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि क्रिएट हम अच्छा। गूगल मतलब जी क्लाउड कमांड के थ्रू नहीं करेंगे, हम उसके लिए यामल कोड्स करेंगे, उस यामल कोड के थ्रू हम कंटेनर या पॉड जो भी है वो क्रिएट करेंगे। तो तुमको इस चीज में ठीक एक है ये सर। बेनिफिट होगा कि तुमको तुम्हारे सीवी में एक एक्स्ट्रा चीज बढ़ जाएगी कि तुमको एक कोडिंग आती है, यामल कोड। और यामल कोड बहुत सिंपल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एक स्टेप बताएंगे और वो ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा तुम्हारे कि तुम कभी भी आंख बंद करके यामल कोडिंग कर सकते हो। तो उसकी टेंशन लेनी, बस तुम लोगों ने शायद मेरे ख्याल से पहले कभी कोडिंग नहीं की होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। टेराफॉर्म भी कोड बेस्ड है, यामल भी कोड बेस्ड है। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे जो यामल कोडिंग पे करेंगे, यामल कोड्स क्रिएट करेंगे, उस यामल कोड को यहाँ पे हम कॉल करेंगे और जब वो यामल कोड यहाँ पे कॉल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो हमारे पॉड्स और डिप्लॉयमेंट और सर्विसेज जो भी है वो चीज़ें क्रिएट कर देगा, ठीक है।
अभी इतना ही है इसमें ठीक है कि सर। कनेक्ट कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में मैं ये बता दूंगा कि अभी मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट